है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा करके दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो मान्य बहुत बहुत धन्यवाद। केवल करें, चलिए एक मिनट। साथियों, जाजुल्यमान नक्षत्र की भांति सामाजिक एवं राजनीतिक क्षितिज को प्रकाशित करने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी परम सम्मानी श्री चंद्रशेखर के समान शौरवीर पराक्रमी, महावीर के समान वात्सल्य रखने वाले, दिव्य विचार प्रकट करने की क्षमता रखने वाले, क्रांति दृष्टा, कुशल प्रवक्ता, दलितों शोषितों के मसीहा, सामाजिक क्रांति के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, श्री कृष्ण के समान उदार, नीर क्षीर विवेकी, मां सरस्वती के उपासक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का हम आप सबकी तरफ से हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं।
चलिए साथियों, आपका जोश बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके जोश को देखकर बीजेपी के कई लोगों ने, सैकड़ों लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्री देवेश सिंह शाक, जिनके नेतृत्व में जो विधानसभा प्रभारी हैं, उनके साथ में श्रीमती रमा शाक, जो पूर्व प्रत्याशी रही और उन्हीं के विधानसभा से, और श्रीमती सरिता शाक, सदस्य श्रम विभाग उत्तर प्रदेश, जिनके साथ तमाम साथी जिनके मैं नाम ले रहा हूं, आदित्य शाक प्रधान सोडरा, रामजीलाल शाक प्रधान, राजवीर सिंह कटेरिया प्रधान जी, सतीश शाक पूर्व प्रधान, प्रमोद कटेरिया पूर्व प्रधान, विद्यासागर बाथम बीडीसी सदस्य, राघवेंद्र सिंह शाक सोडरा, उपेंद्र सिंह शाक, अनूप कुमार शाक, अवकाश सिंह, दिलीप सिंह, दिनेश चंद शाक, रवि कुमार, आलोक कुमार शाक, सदानंद शाक, डॉक्टर अजय सिंह, हृदय सिंह, दिलीप भरत सिंह, आज सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब बुलवाए जाए, अब बुलवाए जाए। साथियों, अब मैं आह्वान कर रहा हूं परम श्रद्धेय श्री महाराज सिंह शाक्य जी का, आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। सम्मानित श्री महाराज सिंह शाक्य जी। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आज की सभा के आज कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इस सभा के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह यादव जी, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये आज शाक समाज के यहाँ शाक समाज के देवेश शाक्य के नेतृत्व में रमा शाक्य जी, सरिता शाक्य जी यहाँ शामिल हुए हैं और पहले से ही आलोक शाक्य, मैं और तमाम शाक समाज के लोग मतलब यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, उस दिन से पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में शाक समाज के सभी कार्यकर्ता और पूरी समाज के लोग लग करके समाजवादी पार्टी में वोट करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कोई समस्या किसी प्रकार की हो, हम सब लोग आप लोगों के साथ रह करके उसको पूरी करेंगे। किसी के बहकावे में, धोखेबाजी में न आए। 20 तारीख को वोट पड़े, विधानसभा के चारों प्रत्याशी को जिताने का काम करें, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लोगों को पूरे जिले में सभी पिछड़ों को, दलितों को समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना है। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथी जिनके नेतृत्व में जो बीजेपी से अभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, उनसे अनुरोध भाई देवेश जी आए और अपनी बात रखें। सम्मानित देवेश। आज करेल की चुनावी रैली में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं और आज इस रैली की जनसभा को देखते हुए मैं आज ये आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी एक वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। इतना ही नहीं, मैं आपको इतना भी आश्वस्त कराता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपको सम्मान और स्वाभिमान पूरा बरकरार रखे जाने का काम किया जाएगा। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सम्मानित जनता का, सम्मानित मंच का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं
पूर्व मंत्री परम सम्मानीय श्री आलोक शाक्य जी का आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। सम्मानीय आलोक शाक्य। गरीबों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज देश के महान नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे परम पूज्य आदरणीय विधायक शोभरन सिंह यादव जी और सभी मंच पर हमारे सम्मानित नेता और मैनपुरी लोकसभा के पूर्व सांसद, सभी सम्मानित साथियों, अभी भाई देवेश जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में आम जनमानस ने समर्थन देने का ऐलान किया है, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के लोग हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों से प्रसन्न है और उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीर लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रचार शुरू किया है। ये प्रतीक हम आपको बताना चाहते हैं, जनपद मैनपुरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सारी सीटें समाजवादी पार्टी की बहुत वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और साथियों, करेल के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी रिश्तेदारी विधानसभा भोगांव में होगी, जरूर वहां वोट मांगने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं पूर्व राज्य मंत्री परम सम्मानित श्री सुभाष चंद्र यादव जी से, कृपया आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे भोगांव के विधायक और ब्रजेश कठेरिया जी और तमाम लोग जो उससे दूसरी पार्टियों से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम वचन देते हैं कि माननीय अखिलेश जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनका आह्वान करूं, उनकी बड़ी उदारता है। इस करहेल नगर का एक विशेष परंपरा रही, माननीय श्रद्धेय श्री मेंबर साहब ने अपनी सीट छोड़कर श्रद्धेय नेताजी को यहां से विधायक बनाने का काम किया। उसी परंपरा को कायम किया है हमारे माननीय विधायक श्री शोभरन सिंह जी ने और यहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान किया है। मैं उनका आह्वान कर रहा हूं, वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आज करहेल की इस नरसिंह विद्यालय की पावन मही पर हमारे बीच में प्रदेश नहीं पूरा देश जिनके चेहरे की तरफ देख रहा है, ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रदेश नहीं देश के समाजवाद के सबसे प्रमुख चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में, सभी हमारे पार्टी के सम्मानित साथी और सभी हमारे सामने बैठे पार्टी के बहुत मजबूत सम्मानित साथियों, आज नामांकन के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी आप सब लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, यह चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तो मुझे लगता है कि लुप्त हो गए और ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट यहां आके लड़ रही है। साथियों, आप लोगों की जो एकजुटता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जो धूम मचा रखी है, जो इन सब के 5 वर्षों के काले कारनामों से जो लोगों में दहशत पैदा की है, उसका ही यह परिणाम है साथियों। और आदरणीय नेताजी जिनकी ये बहुत कर्मभूमि रही है साथियों, कोई भी वर्ग हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, नवयुवक हो, किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यवसायी हो, इन सब ने जो नारे दिए थे पूरी तरह से झुठला गए साथियों। और अगर सैफई घर है तो करहेल उसका आंगन है साथियों।
और घर में जितनी इम्पोर्टेंट आंगन की होती है उतनी पूरे घर की नहीं होती। उसी में आज आप लोगों के और हम सबके लड़ रहे आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ये जाति धर्म की व्यवस्थाएं और सारे भेदभाव खत्म हो गए हैं। ये दंभी लोग जो विधानसभा में भी हम लोगों ने सुना है, एक माँ बच्चे को लिए और 2 बरस का बच्चा गुंडा और भले आदमी को परिभाषित कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। कितनी विडंबना है। कहते हैं लाल टोपी से इतना गुरेज, जो क्रांति की प्रतीक है लाल टोपी, जो लाल खून क्रांति का प्रतीक है। साथियों, अब मैं आप लोगों का बहुत समय भी नहीं लेना चाहता और जिन भावनाओं के तहत अभी हमारे साथी कह रहे थे इस करेल विधानसभा में श्रद्धेय मेंबर साहब को लेकर अपनी अपनी आस्था अपने अपने कद के अनुसार काम किया है यहाँ लोगों ने, लेकिन इस परंपरा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने गरीब और दबे और पिसे और पीड़ित की बात की आवाज को दम न दी हो। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब यहाँ के प्रतिनिधि होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो हम लोगों के बीच में जो विकास के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए इस सरकार ने जो लूटखोरी थाने और तहसीलों में कर रखी है, किसान को भ्रमित कर दिया 2 गुनी आमदनी के ऊपर। किसान का 45 बरस का युवक लगता है उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और लगने लगा 60 बरस का है। साथियों, चाहे उर्वरक की बात हो, चाहे उपचार की बात हो, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने कोई काम नहीं किया और बातों के बतंगड़ और इन बाजीगर लोगों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया है। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ स्वागत और सम्मान करते हुए उन्हें आगामी जो 20 तारीख को वोट पड़ रहे हैं, आप लोगों से एक ही मेरा अनुरोध प्रार्थना है कि 20 तारीख को वोट पड़ने के बाद जब 10 मार्च को काउंटिंग हो तो तीसरे राउंड में ही सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडालों के बाहर निकल जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने सम्मानित सभी नेताओं का आभार और सम्मान देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक जी। अब मैं हम लोगों के मार्गदर्शक, वीरता जिनकी आराध्य देवी, साहस जिनका अनुचर, जो गरजने वाले नहीं वर्षने वाले मेघ, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले पूर्व सांसद माननीय तेज प्रताप यादव जी का आह्वान कर रहा हूं, वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परम श्रद्धेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय सोवरन सिंह जी, भाई देवेश शाक्य जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नौजवान साथी, कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों और प्यारे बच्चों, ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है कि इस प्रदेश के होने वाले अगले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग वोट देने जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जितने भी हमारे करेल के साथी हैं, करेल के नेता, कार्यकर्ता, जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों का हुजूम, लोगों का जोश, लोगों का उमंग
इस प्रकार से है कि हमें उम्मीद है कि इस पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करेल की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करके भेजेगी। ये चुनाव उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने रोजगार के लिए लखनऊ में लाठियां खाई। ये उन किसानों के लिए है जिन्होंने खाद की एक एक बोरी के लिए लाइनों में लगे और लाठियां सरकार की खाई। मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह 5 सालों से आपने अपने खेतों की रखवाली आवारा पशु और सांडों से की, इन भाजपा के लोगों को भी खदेड़ने का काम लाठी डंडे लेके करिएगा, जैसे आपने आवारा पशु और सांडों को खदेड़ा था। आए हुए साथियों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि आप लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। एक ही मेरा निवेदन कि 20 तारीख को इतने वोट ईवीएम में डाल दीजिएगा कि पूरे प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत करेल विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की करके जाए, जो आपका भी सम्मान बढ़े और हम लोगों का भी सम्मान बढ़े। जय हिंद, जय समाजवाद। आप सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, ये दीक्षित शामिल हो गया। आज मैनपुरी के बेवर से पूर्व चेयरमैन अरुण दीक्षित अन्नू जी, वो कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनका मैं समाजवादी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं मुख्य अतिथि जी का आह्वान करूं, आपकी तरफ से 2 लाइनें। आज की इस पावन बेला में उपस्थित जन समूह असीम पारावार से निमग्न है। आपका सरल, स्नेहिल और ओजस्वी व्यक्तित्व महान तो है ही, समता, सौहार्द और जनसेवा की त्रिपथिका में सुस्नात होकर प्रेरणाप्रद भी है। आपके पास सब कुछ है, सुनिएगा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। मालूम है क्या नहीं है? अभिमान नहीं है। और जहां अभिमान नहीं होता वहां भगवान होते हैं। और माननीय अखिलेश जी, ईश्वर तो बस एक है, उसके हैं 2 रूप, एक ही है और 2 दिखे। माननीय अखिलेश जी सूरज और माननीय तेज प्रताप जी धूप। इसी के साथ मैं आह्वान कर रहा हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव जी, यहाँ के विधायक आदरणीय सोबरन सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, संचालन कर रहे राम नारायण बाथम जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कई साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी सदर से राजू यादव, इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया, आलोक साक्य जी और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए देवेश साक्य जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक अनिल यादव, एमएलसी अरविंद असीम यादव, देवेंद्र सिंह यादव, महाराज सिंह साक्य जी, एएच हाशमी साहब, खुमान सिंह वर्मा जी, सौरभ कश्यप, जितेंद्र चौहान, विद्याराम यादव, सचिन चंद्र राठौर जी, और हाल ही में समाजवादी पार्टी में और शामिल हुई सरिता साकी जी और रमा साकी, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रही भारतीय जनता पार्टी में। इन दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी नेता और जो दूसरे मंच में हमें दिखाई दे रहे हैं,
सभी हमारे जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इधर लगातार पाबंदियां थीं और ये वैश्विक महामारी की वजह से चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे नियम बनाए थे। उन नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं संपन्न हो रहा है तो यहां पर आज करहल विधानसभा में हो रहा है। जो नियम है उनका हम लोग पालन कर रहे हैं, जो नियम और पाबंदियां हैं उन सब का पालन करते हुए, क्योंकि इधर जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं हम लोगों पे कहीं न कहीं कुछ जगह शिकायतें भी हुई हैं। अभी नोएडा में जब कार्यक्रम था, जोश और उत्साह में लोगों ने थोड़ी आतिशबाजी कर दी। अभी जानकारी मिली है कि हम पर और जयंत चौधरी जी पर कार्रवाई होने के लिए कुछ लोगों ने शिकायत की है और हजारों लोगों को अज्ञात में डाला है। अभी कुछ दिन पहले रथ चल रहा था आगरा में, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि अज्ञात लोगों पर वहां भी कुछ जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने की शिकायत पर भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहां हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी आई, उसके कारण हमें और आपको सबको अपना नाक और मुंह बंद करके चलना पड़ा। और आज भी ऐसा है कि अगर बीमारी से बचना है तो हमें और आपको अपने नाक और मुंह बंद करके रखना है। लेकिन अब चुनाव आ गया है, और ये चुनाव जिस चरण में है वो तीसरे चरण में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। यहां जितने किसान भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना और खेती ना करता हो। और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है। और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने हो गए तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी। और खाद अगर मिल भी गई होगी
तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है। ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है। यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहां ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था। जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए। महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए, और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है, लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं हैं। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडाई तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और समाजवादियों ने तय किया है, और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की, पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने बहुत नए नए फैसले लिए हैं। इधर जब भी बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता होगा बिल देख करके। हमारे तमाम किसान भाई और गांव में रहने वाले लोगों का न जाने कितनी मीटर की शिकायत रही, और पैसे वसूलने के लिए सरकार ने न जाने कितनों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, और आज भी सरकार सबसे महंगी बिजली दे रही है, और इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो। कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बताओ हमें और आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है? लगातार बिल देना पड़ रहा है, बढ़ चढ़ करके बिल देना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जैसा नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसान भाइयों को। और जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 4.5 साल जो पैसा वसूला है, बताओ वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस बार जनता के गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा।
ये जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रांसफॉर्मर नहीं बचा पाएगी। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, तो अब ये बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि करहल और मैनपुरी में किसी को बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप या टैबलेट दी होगी, और ना स्मार्टफोन दिया। और सोचा करो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं कि ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। और पहले की तरह बच्चे जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं उनको लैपटॉप देकर के दुनिया से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिलें, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में उन नौजवानों को अच्छी नौकरी, लैपटॉप चलाने वाली या आज के समय पर जो नौकरियां मिलती वो देने का काम करेंगे। इधर बहुत पार्टी ने फैसला लिया है, ये जो कर्मचारी संघ के लोग हैं समय समय पे हम लोगों को सभाओं में मिलते थे और सभाओं में कहते थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। यहां भी तमाम नेता बैठे हैं जो उनके संगठन के लोगों से मिलते थे और संगठन के लोगों की यही मांग होती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कोई सरकार नहीं की। इस बार हम लोगों ने कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ राय बनाई, और जो फाइनेंस और वित्त के जानकार लोग हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनको साथ ला करके और जो उस विभाग में पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने काम किया है उनसे बात को समझ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जब पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुलना कर रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी पेंशन है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो नई पेंशन नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते हैं। इसलिए सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम होगा। कोरोना के समय पर, कोरोना और बीमारी के समय पर सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए और हमें और आपको भी घरों में रहना पड़ा। अगर उस समय कोई काम कर रहा था तो वो हमारे किसान थे जो खेतों पे जाकर के उन्होंने काम किया। और किसानों की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया। उन्होंने कोरोना के समय में भी मेहनत करने का काम किया। इसलिए कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वो आपकी एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस उस समय भी चल रही थी। इन बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब की, एम्बुलेंस नई नई दी गरीबों को। आज भी जो एम्बुलेंस सड़कों पे चल रही हैं तो बताओ ये समाजवादियों की हैं कि नहीं हैं। और इसी तरीके से पुलिस के लिए
ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थानों पे पैसा नहीं होता था। अगर किसी चोर या अपराधी या घटना करके जो भाग रहे होते थे, उनको पकड़ने के लिए आपसे पैसे वसूलती थी पुलिस, और जब पैसा मिल जाता था तभी उनकी गाड़ी चलती थी। कोई विभाग के पास बजट नहीं था डीजल और पेट्रोल का। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जो दुनिया की व्यवस्था है। इसलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की सबसे बड़ा शहर, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है उसके लिए यहां से अधिकारी भेजे गए थे, जो इस विभाग के अच्छे अधिकारी उनको भेजने का काम किया। वहां वो देख करके समझ करके आए, और उसके बाद प्रोफेसर वेंकट थे, उनको साथ लेकर के आए, और उनके राय मशवरे पर ये पुलिस को 100 नंबर देने का काम हुआ। और जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया इसको, और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाए तो 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 किया है, तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। 100 से 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पहले पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 नंबर पाके पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और गाड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग गाड़ियों को बढ़ा करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो उस दिशा में काम करेंगे। ये तमाम काम समाजवादियों ने किए हैं और करके दिखाए हैं। पहले 500 रुपए मिलते थे समाजवादी पेंशन में माताओं बहनों को, हमारी गरीब माताओं को 500 रुपए मिला करते थे। लेकिन इधर जब से महंगाई बढ़ी है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 नहीं बल्कि 3 गुना करके उन्हें पेंशन 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये तमाम काम और तमाम योजनाएं हम आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बने। जो पहले चरण का चुनाव है, हालांकि आपका तीसरे चरण का चुनाव है, जो पहले चरण से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव दूसरी दिशा में ले जाएं, लेकिन अभी जागरूक जनता है। जागरूक जनता अभी भी चुनाव को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है, और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है, पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है। बताओ, उन्हें ऐतिहासिक हार हराओगे कि नहीं हराओगे? अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये करेल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है।
और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया है। यहाँ बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं। ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहाँ की जनता ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का। इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है। इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का रिश्ता है। कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है। और जैसा कि अभी मंच पे कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, तो सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नथु सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उनसे पहले हमारा वोट पड़ जाए इसलिए करेल में आए हैं। मैं आभारी हूं, और न केवल मैं आभारी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सोवरन सिंह यादव जी का, कि जिन्होंने अपनी सीट को देने का काम किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दान से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो त्याग होता है। अगर त्याग किसी ने किया है तो आपके विधायक सोवरन सिंह यादव जी ने त्याग कर करके हमें मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सुभाष यादव जी का सम्मान करना हो, सोवरन सिंह जी का सम्मान करना हो, समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनने पर उनका सम्मान करने का काम भी होगा। आज मुझे खुशी है कि देवेश साकी जी भी आज समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, और बड़े संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सरिता साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। रमा साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। मैं तमाम करेल और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये हम लोग आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा प्रचार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहाँ की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है। याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह 3-3 बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को 3-3 बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी, तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए,
जनता अपना मन बदल ले, लेकिन मैनपुरी की जनता कितना भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं। आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से करहेल सैफई को अपना घर माना है, उसी तरीके से आजमगढ़ के लोगों को कभी हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने नेताजी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया। जब मैं उसके बीच नहीं पहुंच पाया, उसके बावजूद भी हमें जिताने का काम किया। इसलिए जैसा हमारे लिए सैफई, वैसा ही करहेल और वैसा ही आजमगढ़ का विकास करने का काम हम लोग सरकार में करेंगे। एक दिन मैंने सुना कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया, ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेसवे पे आना और जरा करहेल कट देखना, जहां पर करहेल के कट से उतरते हैं वहां देख लेना। दिन में दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर रात में आ गए तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। एक जमाना था, इस सड़क को हमने भी देखा कैसी सड़क थी। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ये तो नए लोग भी जानते होंगे। 4-5 साल पहले यहां सड़क नहीं थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितने कम समय में सड़क बन सकती थी। जब मैं इस सड़क को बनाना चाहता था, बहुत सारे लोग कहते थे ये सड़क नहीं बन पाएगी। बहुत से लोग कहते थे इतना पैसा आएगा कहां से, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और जिस समय शिलान्यास कराया था, तो जब शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया गया, और जैसा कि आप लोग जानते हो नेताजी की आदत है, जब शिलान्यास करने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने उद्घाटन की तारीख पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। तो जब उद्घाटन की तारीख बताई अधिकारियों ने और मैंने जब तारीख बताई, तो उन्होंने कहा ये तो 17 में ही चुनाव हो जाएगा, और अगर 18 में सड़क बनाओगे तो बताओ उद्घाटन कौन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही काम को हाथ लगाता हूं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख हमें सामने बताई जाए। तो उस समय नेताजी से पूछा कि बताओ कितने दिन में सड़क बनेगी, कितने दिन में सड़क बना दें। तो नेताजी ने कहा कि ये सड़क अगर मैं शिलान्यास कर रहा हूं तो इस सड़क का उद्घाटन भी मैं ही करूं। तो जब मैंने दिन गिने तो ये सड़क 3 साल में बननी थी, लेकिन नेताजी ने कहा कि कम समय बनाओ, तो 22 महीने में ये सड़क बना करके तैयार कर दी। और याद होगा जिस समय ये सड़क बनाई और उद्घाटन हुआ, तो एयरफोर्स के बड़े बड़े हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान है, उनको सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। वो सुकोई और वो मिराज इसी सड़क पर उतरे थे। पहली बार कोई हाईवे बना था जहां पर हवाई जहाज उतर सकते थे, और सबसे भारी हवाई जहाज है वो हरकुलिस, वो भी इसी सड़क पर उतरा था। केवल आगरा से लखनऊ नहीं बनाई ये सड़क। मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था, उसी दिन इस सड़क को उद्घाटन करने का काम किया। और आप पूरा देश घूम के आ जाओ, पूरे देश में देखाओ, आपको करहेल वाली ये एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई देगा जैसा ये एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है। हमसे किसी ने मंडी नहीं मांगी थी। यहां जितने लोग नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, किसी ने मंडी नहीं मांगी थी, लेकिन समय समय पर सोबरन सिंह जी विधायक थे या सांसद थे, किसानों के लिए कुछ मांगते थे। मैंने कहा नेताजी का क्षेत्र है, मैनपुरी में सबसे बड़ी मंडी बनेगी, और वो मंडी बनना शुरू हो गई थी एक्सप्रेसवे के किनारे। जैसे ही सरकार गई, आपके मंडी का काम वैसे ही रुक गया, आगे काम नहीं बढ़ पाया।
इधर सड़क के किनारे जो ढाबे बनते थे, जो पुरानी सड़क पे आपने देखे होंगे, कोई ढाबा 6 महीना चलता है, कोई 1 साल चलता है, कोई चलता ही नहीं है क्योंकि जमीन इतनी महंगी होती है, ढाबा नहीं चला पाते हैं। हमने कहा ये एक्सप्रेसवे नई तरह का है, इसके किनारे ऐसी चीजें बने कि अगर कोई यात्री आने जाने वाला हो, अगर वो उतर करके चाय पीना चाहे, खाना खाना चाहे या अपनी पसंद की कोई और चीज खाना चाहे तो वो भी मिल जाए। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे के किनारे 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जिसमें हर तरह का खाना मिल जाता है। ये भी सरकारी है, हमने किसी को नहीं दिया था, हम सरकार का सरकार के रूप में चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, इन्होंने वो भी बेच दिया। जाने किसको दे दिया? आप आगरा से लखनऊ चले जाओ, आगरा से लखनऊ चले जाओ, इस सड़क पर नेताजी और हमारा आप नाम कहीं नहीं देखोगे सड़क पर। आप बताओ कहीं नाम लिखा हो हमारा और नेताजी का तो बता दो सड़क पर। आगरा से लेकर के लखनऊ चले जाएं आप, कहीं नेताजी और हमारा नाम नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, जहां पर लोग उतर कर के सूसू करने जाते हैं, वहां बीजेपी के लोगों ने अपना नाम लिखा लिया। बताओ कहीं एक्सप्रेसवे पे नाम हमारा लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ। जहां पर वो शौचालय है, बीजेपी का सबसे मनपसंद काम अगर कोई है तो वो शौचालय बनाने वाला है। और ऐसे शौचालय बनाए जिसमें एक भी अभी पानी नहीं मिल रहा है। बताओ बिना पानी के शौचालय कैसे जाओगे? और जब मैं ये सड़क के किनारे शौचालय बना रहा था बड़े बड़े, तो एक इंजीनियर आए, बोले कि इतना बड़ा शौचालय क्यों बना रहे हो? 2-4 बना दो, उतने में ही सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा अगर 2 बसें भर के आ जाएं तो बताओ शौचालय कैसे करेंगे सब? बस भर के भी आए तो 5 और 10 मिनट लगेगा, सब शौचालय जा सकते हैं। ऐसा शौचालय बनाने का काम किया। और हमारी माँ बेटी बहनें कहीं जा नहीं सकती थीं, उनके लिए भी सबसे अच्छे शौचालय बनाने का काम किया। ये तो शुरुआती दौर था जहां विकास की गति हम लोग दे रहे थे, क्योंकि नेताजी ने यहां से लेकर के हम लोगों को यहां तक लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिद्धांत, जो मुद्दे, जो विरासत में हम लोगों को मिला है, हमारी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिन कार्यक्रमों को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चल रहे थे, जिनके कार्यक्रमों पर नेताजी चल रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं, अगर नेताजी यहां तक लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे 50 और 60 साल कैसे लेकर के जाएं। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई। और मुझे नेताजी अक्सर जब एक्सप्रेसवे की बात होती थी, जब भी मैं उनसे एक्सप्रेसवे की बात कहता था तो वो कहते थे कि तुमने कभी सैफई से पतारा वाली सड़क देखी है? तो मैं कहता था नेताजी आपकी वो पगडंडी वाली सड़क है, ये एक्सप्रेसवे है। तो जब भी मैंने उनसे एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने हमेशा मुझे सैफई और पतारा की सड़क का याद दिलाया। और सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो सैफई से पतारा सड़क बनाई थी, कितने साल पहले बनाई थी सोचो, आज भी उतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है, अभी भी वो गड़बड़ नहीं हुई है। और नेताजी ने पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवाई थी, कहा ये ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, ये मजबूत सड़क बनाएंगे, इसलिए ब्रिज कॉर्पोरेशन वाली सड़क बनाएंगे। पहली बार ब्रिज कॉर्पोरेशन ने कोई सड़क बनाई आपके क्षेत्र में तो आपकी सैफई से पतारा वाली सड़क बनाने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी बिना भेदभाव नहीं करती, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम होगा। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे। इसलिए बताओ आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे?
क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने। पता लगा हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे। इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, जो आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम से कम उनके पास जाना, उनसे सहयोग मांगना, मदद मांगना, उनसे कहना कि ये नई पार्टी है, कहीं भेदभाव नहीं होगा, ये नई सपा है, नहीं भेदभाव होने देंगे, और विकास के लेकर के आपको 7 साल लेकर के चलेंगे। क्योंकि करहेल जिस दिन नाम आया उसी दिन से बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे कि करहेल विधानसभा कौन सी है। इसलिए केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहेल को, पूरी देश और दुनिया देख रही है करहेल को कि करहेल की जनता क्या फैसला लेगी। और आज के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है। बताओ, कोई बात छिपती हो? आज के जमाने में कोई बात नहीं छिपती। इसलिए बताओ, सबसे बड़ी जीत होगी पार्टी के कि नहीं होगी? हम लोगों ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। गरीबों को घर देना हो, पेंशन देनी हो, लैपटॉप देना हो। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सरकारों ने लगातार गलत फैसले, गलत नीतियां बनाई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। अगर समाजवादी सरकार बनती है और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिलें, उस दिशा में हम लोग लेकर के जाएंगे। क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें काम न करें हम लोग। और ये करहेल विधानसभा और लोकसभा मैनपुरी सरकार बनने पर आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि अगर विकास हो तो ऐसा विकास हो जैसा करहेल और मैनपुरी में हुआ है। अभी तक तो लोग सैफई कहते हैं कि सैफई में ही विकास हुआ है। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो झांसा देते हैं और जो झगड़ा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कभी कभी कहते हैं कि केवल सैफई तक विकास रहा है। मैं उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, सैफई जैसा विकास अगर आपने कहीं किया हो तो बता दो। आपकी डबल इंजन की सरकार ने कहीं किया हो तो बता दो। ये केवल एक जगह नहीं है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग विकास करने का काम करेंगे और कम से कम मैनपुरी और करहेल को उदाहरण पेश करेंगे कि हां, विकास हो तो ऐसा हो। हालांकि मैंने जब मैनपुरी में था तो मैंने कह दिया था कि जहां पर नेताजी पढ़े और नेताजी ने पढ़ाया, न केवल नेताजी वहां पढ़े और पढ़ाया, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो जैन इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे। हमारे विधायक सोवरन सिंह जी भी वहीं पढ़े, असीम यादव भी वहीं पढ़े, इनके पिताजी भी वहीं पढ़ाए। वो तो नहीं पढ़े होंगे पिताजी, उन्होंने पढ़ाया। तो सोचिए, उदय प्रताप सिंह जी केवल यहाँ के कवि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। नीरज जी के बाद अगर सबसे बड़ा नाम कोई कवियों में रहा तो वो उदय प्रताप सिंह जी, उनके बेटे यहाँ पढ़े और वो खुद पढ़ाए वहां पर। और कौन कौन पढ़ा? बाथम जी भी पढ़े। जो प्रिंसिपल बाथम जी हैं, इन्होंने जब हमारा परिचय दिया तो जितनी अच्छाई हो सकती है सब परिचय में पढ़ दी। तो ये भी वहीं पढ़े। और कौन पढ़ा? क्योंकि जैन इंटर कॉलेज हालांकि बहुत संस्था का उनका है। मैं जब कभी सरकार बनेगी तो मैंने कहा है कि उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम होगा, तो हम समाजवादी सरकार में यूनिवर्सिटी लेकर के जाएंगे। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि करहेल में कोई न कोई ऐसी इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो आज के समय पर जिस पढ़ाई की जरूरत है
उस पढ़ाई को लेकर के नौकरी और रोजगार मिलते हैं, उस तरह की इंस्टीट्यूट बना करके यहाँ के नौजवानों को दुनिया से जोड़ने का काम करेंगे। और इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमको आपको जोड़ के रख दिया है, हम आजकल एक साथ हैं टेक्नोलॉजी में, कौन क्या कर रहा है सबके पास जानकारी है। जब से मोबाइल आया, इंटरनेट आया, गूगल आया, कोई झूठ नहीं बोल सकता, सब सच्चाई कहीं ना कहीं आती है। लेकिन इस व्यवस्था को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने खराब करने का काम किया, उसमें झूठ फैलाने का काम किया। इधर मैंने देखा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां, कपड़े मंगाने हो तो कपड़े मंगा लो, खाने का सामान मंगाना हो तो खाने का सामान मंगा लो, टैक्सी चल रही हैं, चीजें इससे आसान हो गई हैं। इसलिए अगर इस क्षेत्र में भी इस तरह की नौकरी और कारोबार और रोजगार के लिए इंस्टीट्यूट बनानी पड़ी तो हम समाजवादी लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे। और जैन इंटर कॉलेज वालों से कहेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी तक ले जाना चाहते हो तो हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं। करहेल में एक यूनिवर्सिटी बना करके नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करता हूं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ये भेदभाव हो जाएगा कि जिस स्कूल में आए उस स्कूल को कुछ नहीं दे रहे। इस संस्था में कई बार आए, नेताजी आए, हम भी आए, और लोग भी आए, कई बार हम भी आ चुके हैं। इसलिए नर्सिंग इंटर कॉलेज के लिए भी यहाँ के लोग जो कहेंगे वो करने का काम करेंगे। और अगर स्पोर्ट्स को लेकर के, हालांकि खेल का तो बहुत कुछ सफाई में भी है, अगर खेल को लेकर भी कुछ बनाना चाहेंगे तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस संस्था को भी मदद कर करके एक कम से कम अच्छी संस्था दिखाई दे करेल में, जो आज के समय पर पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई और इंतजाम हो सके। मैं आशा कार्यकर्ताएं और आशा बहुओं की मदद करने के लिए आश्वासन देता हूं। वहीं हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं, टीईटी वाले दिखाई दे रहे हैं, बीएड वाले दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये देखना कौन से वाले हैं, टीईटी, बीएड, आंगनबाड़ी, टीईटी, इन सब की मदद करने का काम करेंगे। आप भी अपना ज्ञापन भिजवा दो। बीएड, टीईटी 2011 इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकारी जितने भी पद हैं, नौकरियां हैं, उनको सबसे पहले भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अपने रोजगार सेवकों की भी मदद करेंगे। अभी घोषणा पत्र आने वाला है तो देखेंगे आप, बहुत सारी जो समय समय पे हम लोगों को ज्ञापन दिए हैं, टीईटी वाले 2011 तुम्हारी समस्या समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब खुद मिलकर के हमें चुनाव लड़ाओगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम और लोगों के लिए वोट मांगते रहें, पार्टी की सरकार बनाने के लिए जगह जगह जाते रहें और अपना क्षेत्र भूल जाएं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने नेता कार्यकर्ता हैं, हमें भरोसा है कि करहेल तो जिताएंगे ही जिताएंगे, साथ ही साथ मैनपुरी की हर विधानसभा को आप जिताने का काम करना। मैनपुरी शहर में राजू यादव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना, आलोक साक्य लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना, ब्रजेश कठेरिया लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। इन सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष बसपा छोड़कर पधार रहे हैं कई साथियों, शायद भाई दीपू मिश्रा जी, और कांग्रेस छोड़कर आए हैं, हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अरविंद साक्य जी सभासद, और बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आनंद पांडे जी। सैकड़ों साथियों, शायद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप लोग जो हजारों सचमुच लाखों में वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने
प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा करके दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।